वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाल्कन एकेडमी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने EDU 406 का कोर्स शुरू किया हुआ है। इसके पहले लेक्चर्स में मैंने टॉपिक नंबर 5 तक कवर किए थे। आज से हम इसका टॉपिक नंबर 6 शुरू करेंगे। आई होप आपको चीज़ों की समझ आ रही होगी। कोशिश मेरी यही होती है कि आप लोगों को सिंपल अल्फाज में समझाया जाए। अगर आपको कोई क्यूरी वगैरह होती है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में बताया करें ताकि और इम्प्रूवमेंट ला सके इस चीज़ में। तो चलें शुरू करते हैं आज से टॉपिक नंबर 6। हाउ कैन रिफ्लेक्शन बी यूज्ड फॉर प्रैक्टिस, कि जो रिफ्लेक्शन है वो प्रैक्टिस के लिए हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो वो नीड टू कंसिडर हाउ RP कैन बी ऑपरेशनलाइज्ड, हाउ कैन रिफ्लेक्शन बी यूज्ड फॉर प्रैक्टिस। आए हम देखते हैं कि जो RP है, रिफ्लेक्शन प्रैक्टिस है, ये कैसे हम इसको ऑपरेशनलाइज कर सकते हैं और इसको प्रैक्टिस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। टू डू दिस वी नीड टू कंसिडर द की प्रिंसिपल। ये ऐसे करने के लिए हमें इसके जो की प्रिंसिपल्स हैं उनको देखना पड़ेगा। तो इसके की प्रिंसिपल्स क्या है, ये नीचे उसने दिए हुए हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ RP इज़ प्रॉब्लम ओरिएंटेड, कि ये एक प्रॉब्लम ओरिएंटेड बेस है और ये इन द अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है। इसके ज़रिए हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे ये कह रहा है कि RP इज़ बेस्ड ऑन एक्शन रिसर्च। जो रिफ्लेक्शन प्रैक्टिस है ये एक्शन रिसर्च पे बेस करती है और ये एक पावरफुल टूल है इम्प्रूव करने के लिए। थिंकिंग और प्लानिंग साइकिल को इम्प्रूव करने के लिए ये एक पावरफुल टूल है और इसको हम एज ए ऑन एक्शन रिसर्च के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पे ये कह रहा है कि RP इंश्योर्स दैट टीचिंग एंड लर्निंग आर रिसर्च लेड, कि RP जो है वो इंश्योर करती है कि जो टीचिंग है और लर्निंग है वो रिसर्च पे बेस करती हों। आप चीज़ें रिसर्च के ज़रिए उनको साबित करें। चौथे नंबर पे ये कह रहा है RP इज़ डाटा ड्रिवन, कि ये डाटे से चलती है, कि रिसर्च से जो भी आपको डाटा मतलब आप डाटा अखज़ करते हैं जो भी रिसर्च से, तो उसकी बेस पे ये ड्राइव करती है। दिस मीन्स दैट देयर इज़ ओनरशिप बाय द टीचर ऑफ द डाटा विच इज़ सेंट्रल टू द टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ये वही कह रहा है कि ये जो रिसर्च से जो टीचर्स को डाटा मिलता है उस पर ये बेस करती है, उसके ज़रिए उस पर ये चलती है सारी। इफ़ रिफ्लेक्शन इज़ थिंकिंग, हाउ इज़ द थिंकिंग डन। अगर वो कह रहा है कि रिफ्लेक्शन थिंकिंग हो तो फिर थिंकिंग कैसे होती है, आगे वो बता रहे हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंसिडर हाउ द थिंकिंग इज़ डन। ये ज़रूरी है कि हम समझें कि थिंकिंग कैसे होती है। द एक्चुअल कॉग्निटिव प्रोसेस जो होता है, जो सोचने का अमल होता है, वो कैसे होता है। एंड आल्सो टू कंसिडर व्हाई इट इज़ हैज़ अकर्ड एंड व्हाई इट इन्वॉल्व्स द स्टिमुलस एज वेल एज द लर्निंग एंड चेंजेस द आउटकम दैट अकर्स, कि ये सोचने का प्रोसेस कैसे होता है और कैसे एक स्टिमुलाई हमारे अंदर जो मतलब सोचने की सलाहियत कैसे पैदा होती है। ये इन चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। अब नीचे हैटन एंड स्मिथ, इन्होंने 1995 में कहा था से दैट 3 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन आर इंपॉर्टेंट, कि रिफ्लेक्शन की 3 टाइप्स जो है ना टीचर्स के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे वो बता रहे हैं वो 3 टाइप्स कौन सी है। 3 स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल थिंकिंग, कि आप गहराई से सोचते हैं, एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस, और जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस होती हैं आप कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं। पहली है जी टेक्निकल रैशनैलिटी, कि आप टेक्निकल तरीके से सोचें। बिहेवियर एंड स्किल्स, दिस इज़ इसेंशियली द प्रैक्टिकल स्किल्स दैट द टीचर ब्रिंग टू टीचिंग द स्टूडेंट्स। ये जो होती हैं ये प्रैक्टिकल स्किल्स होती हैं। जो थिंकिंग रैशनली होता है, टेक्निकल तरीके से आप सोचते हैं, ये आपकी प्रैक्टिकली स्किल्स होती हैं जो कि टीचर अपने स्टूडेंट्स के सामने पेश करता है। इट इज़ द बिहेवियर and the attitude, the beliefs that the teacher has about the learning that impacts on their teaching in the classroom। ये टीचर के ख्यालात होते हैं, उसका बिहेवियर होता है, उसके बिलीफ्स होते हैं जो कि वो अपनी क्लास में अपने स्टूडेंट्स के आगे पेश करता है। एक दूसरे नंबर पे वो बता रहा है रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन, कि रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन क्या है। ये दिस इन्वॉल्व्स डिस्क्रिप्शन एंड जस्टिफिकेशन, इट इज़ डायलॉजिक, कि जो रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन है ये डिस्क्रिप्शन की, इसमें डिस्क्रिप्शन इन्वॉल्व होती है और जस्टिफिकेशन, कि चीज़ों की पहले ये डिस्क्राइब करती है फिर उसको जस्टिफाई करती है। और ये एक डायलॉजिक किस्म की रिफ्लेक्शन होती है। इसमें डायलॉग जो होता है वो इसमें उसका अमल दखल होता है कि टीचर और स्टूडेंट के दरमियान डायलॉग होता है। इन अदर वर्ड्स अ डिस्कशन, ये एक डिस्कशन होती है, जैसे स्टूडेंट्स और टीचर आपस में डिस्कस करते हैं, तो ये डायलॉजिक होती है। इट इज़ एक्सप्लोरेटिव एंड आल्सो इंगेज मल्टीपल परस्पेक्टिव्स एंड फैक्टर्स। ये जो है ये इसमें मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं और इसके मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन हैपन्स आफ्टर टीचिंग, ये टीचिंग के बाद की होती है। जैसे मतलब एक टीचर आता है, वो क्लास में लेक्चर देता है, लेक्चर देने के बाद वो स्टूडेंट से सवाल पूछता है कि आपको अगर कोई क्यूरी है तो अपने क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, तो उसको ये रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन कह रहा है। मतलब आफ्टर टीचिंग वो रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन होती है। अभी तीसरे नंबर पे रिफ्लेक्शन इन एक्शन, तो वो थी रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन। अभी आगे ये बता रहा है रिफ्लेक्शन इन एक्शन, दिस इज़ द टीचर थिंकिंग। ये जो रिफ्लेक्शन इन एक्शन है ये टीचर की अपनी थिंकिंग्स होती है कि वो उस मोमेंट पे क्या सोच रहा है। थिंकिंग विच अकर्स इन द सेकंड बाय सेकंड बाय द मिनट बाय मिनट, ये वो थिंकिंग है जो टीचर के जहन में मिनट बाय मिनट और मोमेंट बाय मोमेंट आती रहती हैं।
टीचिंग दैट अकर्स बिटवीन द इंटरेक्शंस बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट इन द क्लासरूम। जब वो पढ़ा रहा होता है टीचर और उसके जहन में जो थाट्स आ रही होती है उसको रिफ्लेक्शन इन एक्शन कहते हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग की 3 टाइप्स हैं। 3 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की भी 3 टाइप्स हैं, जो कि टेक्निकली रैशनैलिटी, रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन एंड रिफ्लेक्शन इन एक्शन। ये इसके साथ ही आपका टॉपिक नंबर 6 खत्म होता है। इससे आगे शुरू करते हैं टॉपिक नंबर 7। वो फिर बता रहा है डेफिनेशंस ऑफ मुख्तलिफ जो तारीफ़ें हैं, जो डेफिनेशंस हैं आरपी की, रिफ्लेक्शन प्रैक्टिस की मुख्तलिफ तरह जो डेफिनेशंस की हुई है वो बता रहा है आगे। इन दिस लेक्चर सम डेफिनेशंस ऑफ आरपी विल बी इंट्रोड्यूस्ड। कुछ जो मुख्तलिफ डेफिनेशंस हैं आरपी की वो बताएगा। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर हैव बिन स्पोकन अबाउट क्वाइट ए लॉन्ग टाइम, जो कि मुख्तलिफ अरसा में मुख्तलिफ प्रैक्टिशनर ने पेश की हैं मुख्तलिफ डेफिनेशंस, वो आगे बताएगा। इन 1910 डिवे रोड दैट रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, ये 1910 में डिवे ने पहली ये दी थी इसकी डेफिनेशन। इसके डिवे ने ये डेफिनेशन दी थी। प्रैक्टिस इज द एक्टिव परसिस्टेंट एंड केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ एनी बिलीफ और सपोज्ड फॉर्म ऑफ नॉलेज इन द लाइट ऑफ द ग्राउंड्स दैट सपोर्ट इट। कि जो प्रैक्टिस है वो एक एक्टिव और केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ किसी भी बिलीफ की, वो एक केयरफुल कंसिडरेशन है और एक एक्टिव परसिस्टेंट है किसी एक बिलीफ की, और जिसको आप नॉलेज की रोशनी में देखते हैं और उसको जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो उसको सपोर्ट करती हों। दिस मीन्स एज अ टीचर यू विल हैव अ क्वेश्चनिंग अप्रोच। वो ये कह रहा है कि एज ए टीचर आपकी एक क्वेश्चनिंग अप्रोच होनी चाहिए, यानी आप अपने स्टूडेंट्स से क्वेश्चन की फॉर्म में चीज़ें पूछते हैं। तो इसको रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस का नाम दिया इसने। आगे डिवे वेंट ऑन टू से दैट बीइंग रिफ्लेक्टिव enables us to direct our actions and foresight। कि जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस है वो हमें इनेबल करती है कि हम अपने जो एक्शन है उनको डायरेक्ट करें और हम उनको देख सकें कि हमने क्या करना है, और हमने एक क्वेश्चनिंग अप्रोच हम अपनाएं अपने स्टूडेंट्स के साथ। इट आल्सो इनेबल अस टू नो व्हाट वी आर अबाउट व्हाट वी एक्ट। ये यही सोचता है कि हम क्या करते हैं और क्या हमने एक्ट करना है, ये हमने क्या करना है। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है टीचर्स के लिए कि टीचर्स को पता हो कि उन्होंने क्या करना है और उन्होंने एक क्वेश्चनिंग अप्रोच अपनानी है। सिंपली बिकॉज व्हाट यू डू इन द क्लासरूम एंड हाउ यू बिहेव शुड हैव बिन केयरफुली प्लान्ड। ये सारी चीज़ें आपने प्लान की हों कि आपने कैसे बिहेव करना है क्लासरूम में। इट शुड बी इन्फॉर्म्ड बाई थ्योरी एंड योर एक्सपीरियंस। ये आपने थ्योरी से भी लोगों को एक्सप्लेन करना है और फिर अपने एक्सपीरियंस से आपने उसके एग्जांपल्स भी देनी है। तो ये दोनों काम आपने साथ साथ करने हैं। इट शुड बी वेरी पर्पसफुल, और ये एक खास पर्पस होना चाहिए इस चीज़ का, और जो कि लर्निंग है इसका खास पर्पस कि आपको एक लर्निंग इन्वायरमेंट आपने प्रोवाइड करना है क्लासरूम में। दूसरे नंबर पर ये है सुकून। इन्होंने 1983 में प्रेजेंट अ स्लाइटली डिफरेंट व्यू। तो इसने ये व्यू दिया, उसके बाद सुकून आ गया, उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। अ डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, ने एक मुख्तलिफ किस्म की डेफिनेशन दी। ही रिगार्ड्स रिफ्लेक्शन एज हैविंग 2 की एस्पेक्ट। इसने कहा कि जो रिफ्लेक्शन होती है उसके 2 की एस्पेक्ट्स होते हैं, रिफ्लेक्शन इन एक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन। जो पीछे भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि रिफ्लेक्शन इन एक्शन क्या होती है और रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन क्या होता है। दोबारा देखते हैं। रिफ्लेक्शन इन एक्शन इट रेफर्स टू द थिंकिंग द रिफ्लेक्शन दैट द टीचर डज मोमेंट बाई मोमेंट। ये वही दोबारा दोहरा रहा है कि रिफ्लेक्शन इन एक्शन वो चीज़ होती है जो टीचर के जहन में जब वो लेक्चर दे रहा होता है तो उसके जहन में मिनट बाय मिनट और सेकंड बाय सेकंड जो ख्यालात आ रहे होते हैं, जो उसके जहन में चीज़ें आ रही होती हैं, उसको रिफ्लेक्शन इन एक्शन कहते हैं। और ये लेक्चर के दौरान होती है और ये क्लासरूम के अंदर होती है, और ये स्टूडेंट्स आर डूइंग आर सेइंग एंड आल्सो व्हाट द टीचर इज डूइंग। ये इसमें वो सारी चीज़ें आ जाती है कि टीचर खुद जो कह रहा है वो भी उसके जहन में चल रहा होता है, वो भी रिफ्लेक्शन इन एक्शन में आता है। और जो स्टूडेंट्स क्लासरूम में कर रहे होते हैं या जो भी कह रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं और जो हरकतें कर रहे होते हैं, वो सारा रिफ्लेक्शन इन एक्शन में आता है। तो उसके आगे चलते हैं। तो अभी वो रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन पहले भी हम पढ़ चुके हैं। इट अकर्स आफ्टर टीचिंग, और जब लेक्चर एंड हो जाता है हमेशा ये होता है कि टीचर क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको जो लेक्चर में कोई चीज़ समझ आई है नहीं आई, तो जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन रेज करते हैं, तो ये रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन ये चीज़ होती है कि आफ्टर लेक्चर जो डिस्कशन होती है ये डायलॉजिक किस्म की रिफ्लेक्शन होती है। इसमें ये कह इन आरपी द प्रैक्टिशनर एंगेज इन कंटिन्यूअस साइकिल ऑफ सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड सेल्फ एवल्यूशन। इस दौरान वो अपने आप को भी सेल्फ करता रहता है, सेल्फ ऑब्जर्व करता है। जैसे रिफ्लेक्शन चीज़ भी यही है कि आपने अपने आप को ऑब्जर्व करना है कि आप क्लासरूम में क्या कर रहे हैं और आपके स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं। तो उस तनाज़ुर में आपने देखना होता है कि आपने उस चीज़ को इम्प्रूव करना होता है। आगे then leads to a better understanding of our action and our reaction and this prompt learning for ourselves and support learning for our learners। और इसका वो यही कह रहा है कि इसका हमने अपने आप को इम्प्रूव करना होता है आरपी के ज़रिए, और फिर अपने आप को इम्प्रूव करने के साथ साथ हमने अपने लर्नर्स जो हैं उनको भी इम्प्रूव करना होता है, जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी इम्प्रूव करना होता है। आगे आवर सेल्फ ये ब्रुकफील्ड है 1995 में, और
ये थेल है, इसने 1991 में इन लोगों ने अपना अपना नज़रिया दिया। Therefore, the goal of RP is not necessarily to address a specific problem or a question, a query that you define as a teacher. ये ज़रूरी नहीं है कि जो आरपी है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को डिस्कस करे या एक स्पेसिफिक क्यूरी जो या क्वेश्चन कोई रेज़ किया किसी स्टूडेंट ने उसको रेज़ करे, बट टू कैच यू, टू थिंक यू, टू प्रैक्टिस इन जनरल एंड ऑन गोइंग कंटिन्यूअल बेसिस। लेकिन इससे हट के ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि आपको अपनी प्रैक्टिस में ये चीज़ रखनी है। आपने आस्ते आस्ते अपने बिहेवियर को, अपने वे ऑफ टीचिंग को आपने इम्प्रूव करना है आरपी के ज़रिए। ठीक है, आगे वो बता रहे दिस इज़ व्हाट आरपी इज़ अबाउट। ये सारा लेक्चर उसने बताया कि इस तरह ये मुख्तलिफ डेफिनेशन जो आपने पढ़ी हैं ये आरपी के मुतल्लिक हैं। इन दिस प्रोसेस they identify both the end to the thought and reflection and also how reflection will take place. इस सारे प्रोसेस में हमने देखा है कि जो रिफ्लेक्शन है वो क्या होती है और कैसे रिफ्लेक्शन लोगों पे असरअंदाज होती है, और रिफ्लेक्शन जो है वो कैसे होती है। मतलब मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने उसकी अपनी अपनी डेफिनेशन दी, सारी मुख्तलिफ किस्म की डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब विच डेफिनेशन, अभी ये वो पूछ रहा है कि आपके जहन में इनमें से कौन सी डेफिनेशन आपको अच्छी लगी या आप समझते हैं कि आपके जहन में कौन सी डेफिनेशन है वो एक स्टैंडर्ड हो सकती है। तो अगर एज ए रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर आप इन डेफिनेशंस को कंसिडर करें और सोचें कि इनमें से कौन सी सबसे बेस्ट हो सकती है। आगे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच डेफिनेशन डू यू प्रेफर, कि आप किस डेफिनेशन को प्रेफर करते हैं और क्यों करते हैं, आप इस बारे में सोच सकते हैं। बेस्ड ऑन दिस डेफिनेशन विच एलिमेंट डू यू थिंक आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इन डेफिनेशन को देखते हुए आप बताएं कि इनमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा आपको लगा है। और तीसरा क्वेश्चन है इज़ देयर समथिंग मिसिंग, और क्या इन डेफिनेशन में कुछ मिसिंग है। तो ये भी आप अपने तौर पे सोच सकते हैं। आप इसके बारे में अगर कोई आइडिया देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक नंबर 7 एंड होता है। आगे बढ़ते हैं जी, टॉपिक नंबर 8, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। वो आगे वो बता रहा है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के, रिफ्लेक्शन की टाइप्स क्या हैं। हैटन एंड स्मिथ 1995 में इन्होंने आइडेंटिफाई की कि जो रिफ्लेक्शन है उसकी 2 टाइप्स हैं, मेन 2 टाइप्स हैं इसकी। एक डायलॉजिकल रिफ्लेक्शन है और एक क्रिटिकल है। डायलॉजिक आपको जैसे पहले आप पढ़ चुके हैं कि ये डायलॉग होता है, इसमें ये आप ईच इज़ डिफरेंट एंड रिप्रेजेंट्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ इंगेजमेंट। ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और ये जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस का इन दोनों का एक डिफरेंट लेवल है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस में। जैसे डायलॉजिकल रिफ्लेक्शन के बारे में इट रेफर्स टू ए लेस इंटेंसिव प्रोसेस देन क्रिटिकल। ये एक कम इंटेंसिव प्रोसेस होता है क्योंकि ये एक फ्रेंडली माहौल में होती है, इसमें ज़्यादा डीपली नहीं जाया जाते, इसमें जनरल चीज़ें होती हैं और इसमें सेल्फ डिस्कोर्स विद द टीचर। ये टीचर इसमें टीचर जो है वो सेल्फ डिस्कोर्स को मतलब डिस्कस करता है, इन्वॉल्व करता है। जैसे आपको पता है कि डायलॉग होता है, इसमें टीचर्स और स्टूडेंट्स आपस में क्वेश्चनिंग करते हैं और आपस में उनकी डायलॉग होता है। तो इस तरह द जजमेंट्स एंड डिसीजन दैट टीचर हैज़ मेड ड्यूरिंग देयर टीचर। तो ये बस वही है कि जो टीचर अपने रवैये के बारे में जज करता है तो स्टूडेंट्स के से उसके बारे में सवाल पूछता है और स्टूडेंट्स उसका जवाब देते हैं। तो ये यहीं तक महदूद है। इसकी मिसाल उसने दी है, फॉर एग्जांपल डायलॉजिक रिफ्लेक्शन इज़ एन एग्जांपल ऑफ ए बेसिक फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन प्रपोज इनिशियली बाय ब्रैको। जो डायलॉजिक रिफ्लेक्शन है ये बेसिक रिफ्लेक्शन है, मतलब बेसिक फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन है जो कि शुरू में ये ब्रोकबैंक एंड मैकगिल 2000 में इन्होंने ये इसको बताया था इनिशियल में कि ये जो डायलॉजिक रिफ्लेक्शन है ये एक बेसिक फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्शन है। दे सेड दैट इन डायलॉजिक रिफ्लेक्शन द इंडिविजुअल थिंक अबाउट व्हाट दे आर गोइंग टू डू इन देयर टीचिंग। इसमें सिर्फ जो इंडिविजुअल होता है वो सोचता है कि वो अपनी टीचिंग के बारे में क्या सोचता है, मतलब वो कैसे अबाउट व्हाट दे